देखिए जरा 78 क्वेश्चन किसका डाउट है। देखिए यहाँ जो भी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जो भी आपने डाउट में पूछे हैं, उन सबको करने के लिए पहले आपको राउल्स लॉ को जरा एक बार चेक करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू PA प्लस PBXB, याद आ रहा है हमको? यस सर। ठीक है, अब क्या है, हमको इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी वो XA के टर्म में दी है, यानी XB के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमें ये पता है XA प्लस XB जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ शुड बी इक्वल टू 1। तो XB इक्वल टू 1 माइनस XA हमने यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई किया, ऐसा बना और हमने इसे एक तरफ कर दिया। तो ये इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं हम। दिख रहा है आपको इक्वेशन? यस सर। अब जरा इसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ये तो जस्ट कंपैरिजन होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हेन XA इक्वल टू 1, तो अगर XA इक्वल टू 0, तो अगर XA 0 हो गया तो XB कितना होगा? 1। जरा इसे कंपेयर करिए तो XA की जगह पे अगर आपने 0 रख दिया तो PB कितना मिलेगा हमको? 140 मिलेगा कि नहीं? क्यों भाई? सर और XB हमको पता है 1। हो गया सॉल्व। सर कुछ समझ आया? सर ये जो आपने राइट में जो लिखा है ना, हाँ, उधर PB इक्वल्स टू 140 आएगा कंपेयर करेंगे तो। हाँ तो वही लिखा है बेटा मैंने। हाँ तो सर अगर फिर PB 140 आएगा तो PA माइनस PB 115 कैसे आएगा? एक सेकेंड वापस बोलो जरा, क्या बोल रहे हो आप? सर PB 140 है हाँ, तो फिर PA माइनस PB 115 होगा ना कंपेयर करेंगे तो। लेकिन वो पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है ना। अब X से भी तो हम 0 ले रहे हैं, तो आप इस टर्म के बारे में सोच ही कहाँ रहे हो? ये तो खत्म हो गया ना। नहीं सर अगर ऐसा नहीं होता तो हाँ, अगर ऐसा नहीं नेगेटिव में, तो हाँ, नेगेटिव में आता ना फिर तो आप क्या कह रहे हैं करने के लिए? पूछ रहा हूँ कैसे। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये एक केस डेवलप किया गया है, उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। आपके पास टोटल प्रेशर तो नहीं है ना कि आप जज कर पाओ पी और पीबी को। ओह यस सर। तो आप जज कैसे कर रहे हो कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? वो तो तब बता सकते जब टोटल पी आपके पास हो। समझा ना बात? यस सर यस। बाकी लोगों को क्लियर हो गया ये? यस सर। 79 ये किसका डाउट है? मेरा। एकदम जो मैंने ऊपर किया हुआ है इक्वेशन आपको दिख रही है, इसे हम थोड़ी देर के लिए पी ए बी अगर एज्यूम कर लें तो हमारे पास पी ए बी इक्वल टू ये आएगी इक्वेशन।
समझ में आता है? यस सर। तो आपके पास पीएबी जो गिवन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन में 33x प्लस 94 और इसे आपको कंपेयर करना है इसी तरह से दूसरी इक्वेशन गिवन है हमको पीएसी 81x प्लस 46 इसे पीएसी बोल रहे हैं। इसके लिए हमारी इक्वेशन जो बनेगी ये जो मैंने दोनों इक्वेशंस लिखी हैं ये आपको रिलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? यस सर। तो बस बेटा हो गया। अब आपको दोनों इक्वेशन कंपेयर करके सॉल्व करना है। आपको एक्स ए और मतलब मोल फ्रैक्शंस गिवन है, मोल्स गिवन है, 2 moles of A, 3 moles of B and 4 moles of C गिवन है। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए। समझा भाई कुछ? सर एक बार सॉल्व करके दिखाओ ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व तो आप ही करेंगे। देख लीजिए बस इधर पे आपको एक्स ए मिलेगा, आपके पास ए बी सी है, मोल्स गिवन है तो मोल फ्रैक्शन मिलेगा। यस ठीक, ये आपको मिल रहा है। पी ए माइनस पी बी 33 हो जाएगा, पी ए माइनस पी सी 81 हो जाएगा। ये पी बी है, ये पी सी की वैल्यू गिवन है। आपको दो इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व करके आपको निकालना है। अब इसको जरा सब लोग कॉपी करो, जरा सब लोग सॉल्व करो फटाफट से जल्दी। करिए भाई सॉल्व जल्दी से।
कर रहे हैं भाई सोल्व? Yes, sir. सर 80 आया। ऑप्शन में है। बराबर है। बताएंगे कैसे किया अब? सर पीवी हम लोग पीवी की वैल्यू हम लोग को 94 मिली, पीसी की वैल्यू 46 मिली, तो हमें पीए की वैल्यू 127 मिलेगी। कैसे पीए की वैल्यू कैसे मिली? सर पीए माइनस पीवी 33 दिया है ना इक्वेशन में। पीए माइनस पीबी कितना दिया है? 33। कहाँ दिया है? सर इक्वेशन रिलेट करके किया। हम्म बताइए पीबी कितना मिला है? 94। ठीक है। पीसी कितना मिला है? 46। और पीए कितना मिला है? 127। पीए कहाँ किस वाली इक्वेशन से आपने निकाला है? तो पीए माइनस पीवी अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 में 33 दिया है और इक्वेशन 2 में पीए माइनस पीसी 81 लिया। अगर दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर करें तो हम लोग को पीए की वैल्यू 127 मिलती परफेक्ट। कितना? 127 ना? है। यस सर। गाइस समझ में आ रहा है भाई जिसका भी डाउट था ये? हाँ, इसके साथ रिलेट करा तो पीए मिल गया। अब आपको सॉल्यूशन का प्रेशर पूछा हुआ है। आपके पास पीए पीबी पीसी है, मोल फ्रैक्शन एबीसी है। इन सब की वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पे। पीए हमारे पास है 127 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है ए का? 2/9 करेक्ट है। पीबी 94 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? 3/9। पीसी 4/9 और 46। ये आपका प्रेशर आएगा सोल्यूशन का। क्लियर है भाई सबको? यस सर। करके सम देख लीजिए अगर किसी को डाउट लग रहा है तो। कॉपी कर लीजिए जरा। डन सर। डन। एटी थ्री किसका डाउट है? देखो हमेशा याद रखो मोल फ्रैक्शन वेपर का जो है वो ज्यादा ही होता है। ये तो कंसेप्चुअल है। आपको एक फॉर्मूला बताया था अगर याद आ रहा हो वेपर प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो आप कुछ भी करिए वेपर का हमेशा ही मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा क्योंकि दो एडिशनल फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्म रिलेशन है वो। 81 भी था, 83 किया मैंने ये तो। 81 भी कर दे 120 एक्स ए प्लस 140। ठीक है। अब की बार लिमिट हमको दे रहे हैं एक्स ए की 1।
फाइंड क्या करना है, पीए बाई एक्स से फाइंड करना है। किसका डाउट है ये, क्यों भाई, कोई बोलेगा? सर मेरा था, लेकिन अभी वो कर दिया ना पहले का सम, तो फिर हो गया। ठीक है, आगे कुछ करना नहीं है, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दो आपको, और एक्स की जगह पे 1 रखना है, तो 120 प्लस 140 जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। एटी एट किसी को आया था क्यों भाई, कुछ हाँ ना बोलेंगे? नो सर। No, sir. Ideal liquid mixture containing 10 mole each of liquid A and B is gradually decreased. ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। Half of the liquid is converted into vapor. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो लिक्विड फॉर्म में इसको then filter है वेपर फेज में है देखिए जरा, आपने लिक्विड और वेपर फेज में बोल रहा है 10 मोल ईच डिक्रीज कर रहा है, तो x प्लस वाई 10 हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन इसका x लिया तो इसका 10 माइनस एक्स होगा, वेपर फेज में लिया तो ये y और ये 10 माइनस वाई हो जाएगा।
अब लिक्विड फेज में अगर हम इसका प्रेशर निकालते हैं तो पी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए होगा, इसके केस में पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। वेपर फेज में अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मूला याद आ रहा है वेपर फेज वाला, पी इक्वल टू वाई ए पी टी, वाई जो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब हमें इन इक्वेशंस को इक्वेट करना है। गाइस समझ आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है, आप इसे रिलेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सर लेकिन 10 मोल्स ईच बोला है। क्या बची? 10 मोल्स ईच। हाँ, मोल्स ईच डिक्रीजेस बोला है ना। 10 मोल्स है ना ए और बी तो। हाँ, इज ग्रेजुअली डिक्रीज। इसको नोट करिए और इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। पी ए पी बी की वैल्यू आपको गिवन है। सर दोनों लिक्विड का अगर 10 मोल गया है तो उनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में एक इक्वल ही होगा ना? नहीं बेटा, वो मोल्स नहीं दिया है, वो डिक्रीज बोला हुआ है, मोल्स नहीं दिया हुआ है वो आपको, वो 10 मोल डिक्रीज बोला है। अगर दोनों का 10 होता तो मोल फ्रैक्शन तो फिर बचेगा ही कहाँ, 1 ही तो रहा, वो तो इक्वल हो गया मोल फ्रैक्शन। वो डिक्रीज ईच दिया है, क्या चीज? उसमें 10 मोल्स ईच ऑफ लिक्विड ए एंड बी दिया है ना? इज ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब 10 मोल डिक्रीज हुआ है दोनों से। मैं ये कह रहा हूं कि वो मोल्स नहीं दिया हुआ, वो डिक्रीज इन मोल्स दिया हुआ है। तो अगर डिक्रीज इन मोल है इसका मतलब उन दोनों का सम 10 होगा। आप नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। अभी आप इसको सॉल्व करिएगा। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेशन वाला बोला था, क्या नंबर था? हाँ मिला, इलस्ट्रेशन 7। ये देखा था क्या आप लोगों ने? क्योंकि 90 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखा था कि नहीं? यस और नो बोलेंगे। हाँ यस। देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ ताकि आप रिलेट करना आ जाए आपको। देखिए, आपके पास 3 ट्यूब्स हैं, आप पेज नंबर खोल लीजिए 51। खोला सबने? यस सर। देखिए 3 ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको। पहला आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, दूसरा आपको सॉल्वेंट दिख रहा है और तीसरे में CaCl2 है। तो कैल्शियम क्लोराइड मैंने आपको एस ब्लॉक में बताया था डेसिकेटिंग एजेंट होता है, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप जो भी सॉल्यूशन भेजेंगे यहाँ पे उसका मॉइस्चर क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करते हो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है आपका, सॉरी जो सॉल्वेंट है आपका, उसका मास कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलिए। अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो पक्का उसका अमाउंट भी कम हुआ होगा। ज्यादा। अरे आराम से सोच के सर बोलो, सॉल्यूट है ना? अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो वो अमाउंट भी कम हुआ होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा ना। हाँ सर। तो अभी क्या हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को जो हमने यहाँ पर बता रहे हैं, हम आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो भी चेंजेस हम वेपर प्रेशर में लेते थे वो उस अमाउंट की वजह से होता था। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस इन मास कितना हुआ सॉल्यूशन का, तो जो भी लॉस हुआ होगा मास का सॉल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी उतना ही कम हुआ होगा।
समझ में आ रहा है भाई? जो भी प्रेशर चेंज हुआ मतलब उसी प्रपोर्शन में उसका मास भी चेंज हुआ। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब रिलेटिव लोवरिंग किया था तो पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ किया था कि नहीं किया था? यस सर। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मास के साथ रिलेट कर दे रहे हैं, इसको हम मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये बता रहा था लोवरिंग इन प्रेशर, एक बार नोट्स खोल के देख लीजिए आपने किया था जहां पे, ये लोवरिंग इन प्रेशर था। तो अगर प्रेशर की लोवरिंग है इसका मतलब मास की लोवरिंग है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सॉल्वेंट का मास कैसे लॉस होगा? हम आपसे कह रहे हैं हम रिलेट कर रहे हैं प्रेशर को उस सॉल्यूट, उस सॉल्वेंट और उस सॉल्यूशन के साथ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट आपने यूज किया था, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने यूज किया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपने यूज किया था। ये टर्म याद आ रहा है आपको? यस सर। तो मैं कह रहा हूं जो प्रेशर में लॉस हुआ या गेन हुआ वो उसके अमाउंट के प्रपोर्शन होता है, वो उसके अमाउंट के प्रपोर्शन में चेंज होता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ यूज करते थे, दैट इज रिस्पेक्टेड टू द मास ऑल्सो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। हाँ, उस उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई होगी जितना प्रेशर चेंज हुआ होगा। और इसे ही हमने राउल्ट लॉ से प्रूव किया था। क्या होता है? इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, कुछ याद आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नोट करिए इसको। लिखा भाई? कॉपी किया इतना? एक मिनट। आपको जो मैंने बॉक्स में बना के बताया है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो लोवरिंग इन प्रेशर होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, और जिसे आप इनिशियल प्रेशर यहाँ पर बोलते थे दैट इज गेन इन मास ऑफ CaCl2। तो अब से क्या होगा कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होने के साथ साथ इसके भी इक्विवेलेंट होगा। मैं आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके उसे दिखाता हूँ, अब तक कॉपी हो जाए तो बताइए। डन? यस सर। ठीक है, अब जरा इसको अप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।
चलो ध्यान से अब क्वेश्चन देख लीजिए। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद का क्वेश्चन आपको करना होगा। ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, नॉन वोलेटाइल इन ए 250 ml ऑफ वाटर। तो वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, वाटर मतलब सॉल्वेंट हो गया, 250 ml ये वाटर के लिए गिवन है। हमसे बोल रहे हैं आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए क्या होगा। ये हमसे पूछ रहे हैं। पैरेलली हमें क्या गिवन है कि उस एयर को हमने प्योर वाटर और उसके बाद U2 कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में पास किया, तो जो मास का लॉस हुआ दैट इज 26 ग्राम, और जो गेन हुआ दैट इज 26.48 ग्राम। तो जब जब मास गेन और मास लॉस की बात आ जाए तो आप उसे रिलेटिव लोअरिंग के साथ रिलेट कर लीजिए, ठीक है। प्रेशर का टर्म नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 26, गेन कितना है 26.48 गेन है, कितना गेन है 0.48 0.48, क्या बोल रहे हैं सर, वो गेन है या फिर वो फाइनल है, मतलब ये लिखा है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, गेन इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब। अब जरा क्वेश्चन में पढ़िए कि किसका गिवन है आपको, ये पढ़िए जरा। किसका गिवन है, अरे ये क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और आपको किसका चाहिए CaCl2। सॉल्वेंट का। सर गेन तो CaCl2 लिखा है ना। पूरा पढ़िए, मास गेन्ड इज 26.48 ग्राम, ठीक। मास लॉस्ट इन सॉल्यूशन इज 26 ग्राम। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो लॉस ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, आपको चाहिए क्या सॉल्वेंट चाहिए, तो आप इसमें से सॉल्यूट का हाँ, कितना हो जाएगा 26 माइनस 48 अपॉन 26 यानी कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने m सपोज कर लिया अपॉन सॉल्वेंट 250 ml है, आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है वाटर की डेंसिटी तो उतनी रहने वाली है, ठीक है। तो 250 बाय 18 प्लस 20 बाय m। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें, सर वो मास लॉस और गेन सेम क्यों नहीं होता? क्या वापस बोलो, सर मास लॉस्ट और बात बताओ, अगर लॉस और गेन सेम हुआ तो फिर भाई कर क्यों रहे हो एक्सपेरिमेंट। सर क्योंकि वो लॉस, सर हम आप लॉस होता है। क्लियर कर दे कि ये एक्सपेरिमेंट बता क्या रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है कि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। जो हमने बेसिक लॉ राउल्स लॉ का पढ़ा था, ये उसे प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो भी रिलेटिव लोवरिंग होगी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, ये बोला था रिलेटिव लोवरिंग होती है PO माइनस PS, ठीक है। पर ये बात प्रूफ कैसे होती है, तो ये बात इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव होती है कि PO माइनस PS होता है, जिससे हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में अभी तक पढ़ रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, नथिंग एल्स। आपको जो चीजें याद रखनी है, मैंने बस वही बोला कि प्रेशर को मास के टर्म के साथ रिलेट करके याद रखना है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ CaCl2। हार्डली कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे रिलेटेड, कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे बीच में सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ ताकि आपको याद रखना आसान रहे कि ये सब इसके इक्विवेलेंट वाले ही फॉर्मूले। आप उसे सॉल्व करिए और m बताइए कितना आ रहा है।
करिए सॉल्व जल्दी। सर हाँ लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट 0.48 कैसे आया तो बताओ ना। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट 0.48 कैसे आया एक बार बताओ ना। 0.48 कैसे आया? देखो, ये जो है गेन इन मास, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन। मास ऑफ लॉस इन सोल्यूशन गिवन है आपको। यस क्या सॉल्वेंट। जो गेन होता है वो सोल्यूट का है, तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को निकालोगे तो क्या बचेगा? बोलिए, समझा कुछ कि नहीं? नहीं सर। ये तो पता है कि नहीं पता है? यस हमने यही तो किया है। सर मास गेन्ड इन CaCl2 है ना। हाँ, तो CaCl2 तो सोल्यूट हुआ ना। कैसे? कैल्शियम क्लोराइड तो सॉल्ट है ना। तो ड्राई के लिए रखा है ना। सॉरी, ड्राई करने के लिए रखा है ना उसको। ड्राई करने के लिए नहीं रखा है भाई, ड्राई वो करता है, उसको ड्राई करने के लिए नहीं रखा गया वहां पे। ये उसका फंक्शन है कि जो सॉल्यूशन हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका पानी अलग कर दिया, ठीक है, पानी अलग करने के बाद उसे हाइड्रेट कर देता है इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गया, जरा मुझे बताओ, ये सॉल्यूशन है कि सॉल्ट है? सॉल्ट। ये सॉल्ट है। तो गेन होकर के क्या बना भाई? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, तभी तो गेन बोल रहे हैं। ये CaCl2 था, पानी एब्जॉर्ब किया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सॉल्यूशन बन जाएगा? नहीं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। तब तो हम ग्राम में बोल रहे हैं ना। समझा राहिल कि नहीं समझा? बहुत। फाइनल करके उसका आंसर बोलिए कितना आ रहा है। बोलो भैया कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा आप लोगों से। हुआ सॉल्व? देखो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, अगर आप कर रहे हो तो बताओ, नहीं कर रहे हो तो मैं आगे चलूं। हाँ सर 1 मिनट। सॉरी, सर कर रहे हैं 1 मिनट। ठीक है करिए।
39, कितना? 38.5. 38 नहीं, 77.9। हाँ ये ठीक है। आंसर शुड बी 78। अप्रोक्स में आ रहा हो तो बात अलग है, ये आना चाहिए। समझा? Yes. अब जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90 पे, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका। इसे जरा आप ट्राई करिए फटाफट से, जो अभी बताया है पूरा प्रोसेस वही है। जल्दी से सॉल्व करिए। स्टार्ट किया हम लोगों ने सॉल्व करना। सर हो गया। हो गया? क्या आ रहा है आंसर? 31.25. बताएंगे कि कितना लॉस इन मास कितना लिखा है और गेन इन मास कितना लिखा है? लॉस इन मास 0.04 हाँ और गेन इन मास 2.5 प्लस 0.04. परफेक्ट। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? किया है कि नहीं किया बाकी लोगों ने? यस सर। आ गया सबको? तो नीचे में 0.04 ऐड करना भूल गया था, इसलिए हाँ मेरा ऐड कर। आंसर गलत। हाँ अब की बार रिवर्स टर्म में दिया हुआ है, तो आपको गेन बताना है तो ऐड करना पड़ेगा। अब बताइए जरा सिंगल चॉइस में कहाँ पे किया है? सर आपने मैच द कॉलम बोला था, उसमें है डाउट। अच्छा मैच द कॉलम किया। विंडोज टू IIT JEE तक किया है।
एक्चुअली मैच लेवल तो मोर देन का मैच है, तो मेडिकल में का मैच नहीं होता। अगर आपने किया है, आपको कोई डाउट है कोई पर्टिकुलर, तो आप बोलिए। मैं सर आप बोले थे मैच करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बता दो मुझे कौन से पे डाउट सर है वो आपको। सेकंड वाला जो है ना। मैट्रिक्स सेकंड, हाँ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये वाला कह रहे हो? सर उसमें वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग हाँ एजियोट्रोप हाँ, वो वाला। आपको एजियोट्रोप का मतलब बता दें। इसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रोप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का क्या मतलब होता है? जैसे हमें पता है कि H2O तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, ठीक है। हम इसमें कोई कंपोनेंट X ऐड कर रहे हैं, ये सपोज कर लेते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। इनको मिक्स करके इनका एक प्रपोर्शन फिक्स कर रहे हैं। प्रपोर्शन फिक्स करने का मतलब क्या है? सपोज 97% वाटर, ये देखो जो लिख रहा हूँ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। और 3% एक्स जब मिक्स होता है तो ये 101 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। हम क्या कह रहे हैं कि वैसे इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ होंगे, बट इनके एक फिक्स प्रपोर्शन को, जैसे इसको 97 और उसके 3% को जब हम मिक्स करते हैं तो इट बॉइल्स एट 101 डिग्री सेल्सियस, जो इनकी दोनों की वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, एजियोट्रोप मिक्सचर बोलते हैं। कुछ सिग्नल आया आपको? हाँ सर। पहले नोट करिए, इस लाइन को नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। डन सर। हमने जब डेविएशन पढ़ा था तो हमने दो डेविएशन पढ़े थे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। याद आ रहा है? ये पॉजिटिव और यस सर। नेगेटिव किस बेसिस पे बोले थे? ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन। हाँ, नहीं नहीं, मतलब किस लॉ के अकॉर्डिंग थे? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे वो डेविएशन थे, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी उन्हें हमने पॉजिटिव डेविएशन, और जिनकी वैल्यू हमने नेगेटिव आ रही थी उसे हमने नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एजियोट्रोप भी हमारे दो तरीके के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है? इन दोनों से ज्यादा आ रहा है ना तो मैक्सिमम, अगर हाँ इन सर। कम आता तो मिनिमम। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम एजियोट्रोप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं उसको हम। लिख लीजिए बस। सर ये हमारे उसमें आएगा क्या? क्या कह रहे हो बेटा? हमारे उसमें आएगा क्या ये हमारे उसमें आएगा, मैं समझा नहीं। टेस्ट? मतलब सिलेबस का पूछ रहे हो? हाँ। हाँ भैया, है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। हो गया? यस सर। चलो अब आते हैं हम जरा क्वेश्चन के ऊपर। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव, मिनिमम और मैक्सिमम। बेंजीन, मिथेनॉल, एसीटोन, इथेनॉल, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक और डेल्टा। अब देखो बेटा, एग्जांपल्स के लिए तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आपको राउल्ट्स लॉ के एग्जांपल्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स तो याद करने पड़ेंगे। समझ हाँ आ? सर। तो बस अब सिर्फ उतना ही करना रह गया। एग्जांपल्स आपके पास हैं अगर, तो आप उससे रिलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ यस सर, हो जाएगा। ठीक।
सर कॉम्प्रिहेंशन में डाउट। कॉम्प्रिहेंशन कौन सा? तो वन में फर्स्ट में 3 वन में 3 वन का वन। 3 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा 3, वन का 3। ओके 3 10। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पहले देख लें। द सॉल्यूशन ए एंड बी फॉर्म। ठीक है, आपको पहले तो ये बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि नहीं? यस सर। फर्स्ट आया। अब जरा थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। सर क्या पूछ रहा है आपसे? लिक्विड कभी डिसअपियर होगा? हाँ, तो ये कब डिसअपियर होगा? जो उसका टोटल प्रेशर है, जब वेपराइज होगा तभी डिसअपियर होगा ना। यस सर। तो टोटल प्रेशर के क्लोज जो प्रेशर होगा बस वही आपको देखना है। उसके क्लोज प्रेशर पे ही वो वेपराइज होगा, आपको वही देखना है। समझा भाई? कैसे? हम्म, कैसे? क्या कह रहे हो? कैसे? लिक्विड डिसअपियर होने का मतलब क्या है? वेपर बनना। यस सर। आपने ये निकाला फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो। यस सर। ये टोटल प्रेशर आप निकालते हो, वेपर प्रेशर बोलते हो उसको आप। यस सर। तो ये जब इसमें इक्विवेलेंट आ जाएगा तभी तो डिसअपियर होगा ना। तो वो कह रहा है लास्ट ट्रेसेस ऑफ लिक्विड डिसअपियर, मतलब पूरा डिसअपियर नहीं हुआ, यानी इसके आसपास के प्रेशर पे होगा। और इसका प्रेशर आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कितना आता है? 156। तो पूरा डिसअपियर हो गया यानी इससे ज्यादा हो गया। अगर कुछ ट्रेसेस बच रहे हैं तो इसके क्लोज होना चाहिए। राहिल समझ में आ रहा है? यस। अगर वो कहता है डिसअपियर हो गया पूरा, तो इसका मतलब वो पक्का पूरा वेपर प्रेशर के आसपास है। ये बिल्कुल वैसे जैसे वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा तभी वो वेपराइज होगा। आंसर 156 से ज्यादा आना तो चाहिए। क्लोज है, 100 डिग्री की जगह आप 99 पर है, तो कुछ क्लोज टू वेपराइज होगा, बिल्कुल वैसे ही है। समझा? यस। उसमें कुछ सॉल्विंग नहीं है, कंसेप्ट है। टेंथ में आप क्या पूछ रहे हैं? बोलेंगे? समझ में नहीं आया। सॉरी? समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जो टर्म है ये आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर। एबिलोस्कोपी क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट का होता है। नहीं नहीं, वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हम जो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही करते हैं। एबिलोस्कोपी एक्सपेरिमेंट का नाम है। क्रायोस्कोपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट है। तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमको क्रायोस्कोपिक सिस्टम से मिलती है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम जो है क्रायोस्कोपिक है। मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो है क्रायोस्कोपिक है। और बोलिए। सर विंडोज टू चाहिए। विंडो टू जे। हाँ
मैं ऐसा इरेज कर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, यही है ना, 1 से 13 क्वेश्चन है। बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। फोर्थ, एट्थ, हो गया। यस सर। देखो हेनरी लॉ वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी भी बोला था हेनरी लॉ नहीं है अपने में। 1 4 8 12 1। देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हो जाएगा ना। यस सर। फोर्थ, when mercuric iodide is added to the solution of क्या है। फोर्थ क्वेश्चन किसका डाउट है? मेरा। किसी को आया है? मेरा भी डाउट है। सर मैंने नेट पे सर्च किया था तो उसमें बता रहा है कि रिएक्शन होगा इनमें। वही तो इसीलिए मैंने पूछा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। ये एक टेस्ट है जो हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये रीजन है कि HgI2 इज soluble in Ki to form coordination compound। ये बनने की वजह से प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। इस तरीके का केस आपने पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लिया पर एक भी नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ जेई का, तो यहाँ पर मिल गया आपको। क्यों रेज कर रहा है? क्योंकि ये इसमें सेलेबल है। नोट कर लीजिए रिएक्शन भी। और शायद आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो किसी को, तो ये रेड कलर का कंपाउंड होता है और ये कलरलेस हो जाता है। पता है किसी को? हाँ ना, कुछ बोलेंगे? नो सर। चलो कोई बात नहीं, कलरलेस हो जाता है। ये टेस्ट है, ठीक है। और इसको अगर हम KOH के साथ लेते हैं विद KOH, तो दिस इज कॉल्ड नेस्लर रिएजेंट। पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा ये सब। ये भी सब लिख लीजिएगा, आगे काम ही आएगा। नेस्लर रिएजेंट 4 8। एट्थ क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा है। बेटा एक बार नोट्स खोलिए और फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ के बताइए मुझे। सर एक सेकेंड। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of corresponding solid. कुछ रिलेट हुआ क्वेश्चन के साथ? सर ये सॉलिड सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? आप या तो सॉलिड की बात करिए या तो आप सॉल्वेंट की बात करिए। ऐसा तो नहीं होगा कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट बन जाएगा। आप जब फ्रीज करोगे या बॉईल करते हो तो ऐसा होता है क्या कि कोई सॉल्यूट वो सॉल्वेंट बन जाए, या कोई सॉल्वेंट कोई सॉल्यूट बन जाए? ऐसा होता है क्या? नहीं। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ही रहेगा, मतलब पानी पानी ही रहेगा ना। हाँ। तो वही चीज है। तो आप जिसकी बात करेंगे उसकी बात करिए। आप अगर सॉल्वेंट के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो लिक्विड और सॉलिड फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर आप सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं तो लिक्विड और सॉलिड फेज ऑफ सॉल्यूट होगा। समझ आ रहा है? सर तो आंसर क्या होगा? अब आप इसको सॉल्यूट के लिए बोलेंगे तो दोनों सॉल्यूट होगा, आप इसको सॉल्वेंट बोलेंगे तो दोनों सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर ऐसा केस देखिए कहां पर है, लिक्विड और सॉलिड तो सब में लिखा हुआ है। सर ए और सी में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली ए होगा। कैसे पता चलेगा? अब फ्रीज किसको करते हैं मुझे बताइए?
सॉल्यूट फ्रीज होता है कि सॉल्वेंट फ्रीज होता है? सोल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है सोल्यूशन का ही करते हैं ना हम लोग। बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन फॉलोइंग आर इन द इक्विलिब्रियम, सॉल्वेंट के लिए होगा। आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे, डेफिनेशन याद आ रही है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट। याद आ रहा है कुछ? यस तो हाँ सर। डिप्रेशन किसका होता था? सॉल्वेंट में आता था ना। हाँ यस सर। ये कह रहे हैं। बाकी क्वेश्चन को ऑप्शंस उन्होंने इजी बना दिया है, सब में लिक्विड सॉलिड लिख दिया है, वरना तो इसमें भी गड़बड़ हो जाता लोगों से। ट्वेल्थ हेनरीज लॉ वाला नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद और है कि खत्म? ट्रू फॉल्स किया क्या? क्यों भाई? हाँ सर। डाउट है किसी को उसमें? नहीं सर। खत्म हो गया ये? इसमें एडवांस लेवल नहीं करना है ना? नहीं नहीं, सिंगल चॉइस अगर है तो कर लो। सब्जेक्टिव है। नहीं नहीं, वो नहीं। कुछ रह तो नहीं कहना इसका? नो सर। ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के, वो आगे चल करके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेट होगा। तो ये बात अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा कि चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, आगे वाले चैप्टर में यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब मुझे जरा बताइए काइनेटिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे? बोलिए भाई। गाइस बताएंगे कहाँ तक किया था, क्या किया था? लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया। कौन सा क्वेश्चन किया था? कितने क्वेश्चंस कराए थे मैंने? ऑर्डर निकालने वाले क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे? वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। हाँ बेटा, तो ऑर्डर तक नहीं पहुँचे। ऑर्डर तक नहीं पहुंचे हैं। क्या किया था तो? सर वो हाफ ही लेक्चर हुआ था। अच्छा, क्यों हाफ लेक्चर क्यों हुआ था? सो वो इंटरनेट कनेक्शन गया था। क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बोलो जरा मुझे फिर। क्वेश्चन टू रे क्या बोल रहे हैं? 2a plus b is 2c plus 2d वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसेप्ट में क्या सिखाया था? The rate of reaction. रेट ऑफ The rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया था? The rate of disappearance or appearance. ये बता दिया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन बताया था आपको, कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बताया था। अच्छा बताओ, ये रिएक्शन किया था, क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? हाँ सर क्या था। ये किया था ना? ठीक है। इसके बाद मैंने मॉलिक्यूलरिटी बताई थी क्या आपको? नहीं सर, एक क्वेश्चन करा था। बस सिर्फ ये क्वेश्चन किया था ना? ठीक है। वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था? नहीं, इसके बाद जो दिया था ना वो। यार इसके बाद वाले ही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या बता रहे हो, क्या कर रहे थे? 2a plus 3b gives 2c plus 3d, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो क्वेश्चन भी सर पूरा लिखा नहीं गया था। ओ
पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मान करके कि हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, इसके आगे हमें पढ़ना है। क्वेश्चन जरा बोलो क्या है। 2a प्लस पढ़िए क्वेश्चन। रिएक्शन लिखी थी ना, रिएक्शन पढ़ दीजिए। 2a plus 3b gives 2c plus 3d. 2c प्लस कितना डी था? 3. केवल डी था। चलो ये था, और Sir, कुछ इसके? 3d. 3d. अच्छा 3d, इसके आगे कुछ था? सर मेरे पास में सिर्फ यही लिखा था, फिर चला गया नेटवर्क। अच्छा, किसी और के पास इसके आगे का लिखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये आप, हाँ Rate of charge of concentration is 1 mole, ऐसा लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं, बना देते हैं क्वेश्चन को। पहले आप ये देख लीजिए, ये कोई रिएक्शन लिख मैंने, मैं इसका भी डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अलग ही हो जाए। किसी ने कॉपी किया, किसी ने नहीं किया। ये आपको गिवन है, इसे 3 कर देते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आपको पता है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम होगा और इसका इंक्रीजेस विद टाइम होगा, राइट। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन पर आएंगे रेट के टर्म पे लिखने के लिए, तो दिस इज 1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। नेगेटिव साइन होगा क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, ए भी नेगेटिव साइन विद 1 और बी अपॉन डेल्टा टी 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी 1/1 ही रहेगा इसमें, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। अब सपोज कर लेते हैं कि हमको इन्होंने बोल के रखा है कि रेट ऑफ ए इज गिवन 2 मोल पर लीटर पर मिनट, तो फाइंड द रेट ऑफ बी सी एंड डी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले तो ये बताइए, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ ए गिवन है, बी सी डी आपको फाइंड करना है, तो करें सॉल्व। बी कितना आएगा? बोलिए, समझ आ रहा है? सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ए गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है? 1/2 डेल्टा ए बाई टी गिवन है कि सिर्फ इतना गिवन है? सर उतना ही। तो पूरा पूरा मतलब क्या? 1/2 डेल्टा ए। सर उतना ही दिया है, डेल्टा ए बाय डेल्टा डेल्टा टी। ए अपॉन डेल्टा टी से। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी गिवन है, ठीक है। तो बी के लिए कितना आ जाएगा ये आपको पता है, तो बी के लिए कितना हो जाएगा? तो 4 into डेल्टा ए अपॉन डेल्टा। फाइनल आंसर बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए। ये गाइस समझा कि नहीं? यस सर। अभी अगर सी निकालना है तो क्या आ जाएगा? 3/2 अपॉन 4। 3/4 कैसे हो रहा है? सर 3/2 सर। 3/2 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 3 मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। अगर डी निकालना है तो कितना हो गया? 2/2। तो 1/2। 1/2। समझ आया? यस। कॉपी कर लीजिए।
मैं इरेज करूं? Yes, sir. देखिए जरा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? It's defined as a total number of reactant molecules taking part in a single step of reaction. In the simple words अगर हम बोले तो हम ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। यहाँ पे देखिए जरा, रिएक्शन बैलेंस से कितने मोल्स इन्वॉल्व है रिएक्टेंट के? समझ आया? बोलिए। यस सर। तो PCl5 होगा ना? हाँ, PCl5, सॉरी। बोलिए दूसरे वाले में, बोलिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। बाई मॉलिक्यूलर हो गया। देखिए, बाकी रिएक्शन में समझ में आ रहा है आपको मॉलिक्यूलरिटी? यस सर। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इज फॉर बैलेंस रिएक्शन ओनली। चलिए नोट डाउन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉपी हो गया? यस यस। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर का भी, है ना?
देखिए जरा, मैंने रिएक्शन लिखी है ए बी बी सी सी, ए बी सी स्मॉल में जो लिखे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब हम रेट को रिएक्शन के टर्म में दिखाते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर टू द, एक स्पेशल टर्म आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, जो आपको कहीं भी रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं है रिएक्शन में, मैं आगे बताता हूँ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो एक्स वाई जेड हमने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं ना, ये इसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, और ये कभी भी किसी रिएक्शन से नहीं मिलता, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। समझ में आ रहा है? इट्स एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। सर वो कंसंट्रेशन इनिशियल लेनी है? हाँ जी, रिएक्टेंट की इनिशियली लेनी है, अगर चेंजेस होगा तो वो अभी हम डिराइव करके आपको बताएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है, ऑर्डर ही ऑर्डर पढ़ना है, बाकी चीजें खत्म हो गई। मॉलिक्युलरिटी आपको समझ में आ गई, वो कभी पूछी नहीं जाती, वो यूजलेस है, सिर्फ ऑर्डर ही पूछा जाता है। कॉपी हो गया? यस सर। देखिए जरा, नेक्स्ट टर्म है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर का क्या मतलब होता है? रिएक्शन हुज ऑर्डर इज 1 while मॉलिक्युलरिटी इज 2। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, रिएक्शन, आप इसकी मॉलिक्युलरिटी चेक कर सकते हैं, ये 1 और ये 1 बाई मॉलिक्यूलर है। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमने आपसे बोला एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने आरसीएल भी लिखा और हमने वाटर भी लिखा, बट एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि वाटर पे रिएक्शन डिपेंड करती ही नहीं, इसलिए वाटर का ऑर्डर हमने 0 दिखाया है और आरसीएल के ऊपर 1 दिखाया है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 + 0 यानी कि 1। ऑर्डर इज 1, मॉलिक्युलरिटी इज 2। एक बार वापस बताओ ना। मैंने ये कहा कि ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 है पर ऑर्डर 1 है। अब ऑर्डर 1 है वो हमें कैसे पता चलता है? वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चला।
यहाँ तो हमें लग रहा था कि RCl और वाटर दोनों पे डिपेंड करेगा, बट वाटर पे डिपेंड नहीं करता, तो वाटर की पावर 0, तो किसी की चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. तो ये खत्म हो गया, बचा क्या? RCl। और ऑर्डर क्या होता है? 1 दिस प्लस दिस होना चाहिए था, तो आंसर 1 आ रहा है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिसका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्युलरिटी 2 हो, वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब इसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो सेकंड ऑर्डर इस तरीके से बोलते हैं। हो गया? यस सर। देखिए अब क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में। देखिए जरा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। मॉलिक्युलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जबकि ऑर्डर क्या है? इट्स द सम ऑफ पावर ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो पावर होती है उसका सम ऑर्डर होता है। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल देता है। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, 1 2 3 4 5। ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका हम्म काम क्या है? इसका काम ये है कि ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन में कोई कंपोनेंट कितना प्रोपोर्शन में काम कर रहा है। हमने अगर कहा कि उसका 5 मोल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका 5 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसके रेट को, उसकी स्पीड को, उसकी स्पीड को कितने मोल्स वो कर रहे हैं अफेक्ट, वो बताता है। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
सर यहाँ पे एवरेज रेट ले रहे हैं या इंस्टेंट पे? क्या जी? सर यहाँ पे एवरेज रेट ले रहे हैं या इंस्टेंट पे? भैया कहाँ लिखा है कि हम लोग एवरेज रेट ले रहे हैं? रेट की बात कहाँ आ गई? आपको कहीं टाइम के बारे में डिस्कशन किया है क्या? सर लेकिन रेट तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम पे डिपेंड करता है भाई। हम कह रहे हैं हमने अभी पढ़ाया कहाँ आपको वो सब? हो गया कॉपी? देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। हमें एक रिएक्शन गिवन है हाइपोथेटिकल और उसके कॉन्सेंट्रेशंस एक्सपेरिमेंटली गिवन है। जब ए को हमने 0.5 लिया, B2 को 0.5 लिया तो रेट हमें ये मिला। सेकंड में 0.5 इसको लिया, इसको 1 लिया तो इतना मिला। थर्ड में इसको 1 लिया, इसको 1 लिया तो इतना मिला। तो आपको इंडिविजुअली ऑर्डर बताना होगा। ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, B2 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये आपको करना है। ध्यान से देख लीजिए, एक मैं करके दिखाऊंगा फिर आपको करना होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर x और इसके रेस्पेक्ट में y है, ये हमने सपोज कर लिया। सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम a को सॉल्व करें तो b कांस्टेंट होना चाहिए, जब हम b को सॉल्व करें तब a को कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम a को सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर a। तो अब देखिए कौन सी कंडीशन में 1 2 3 में b कांस्टेंट मिल रहा है हमको, 2 और 3 में हमको b कांस्टेंट दिख रहा है। तो हमें 2 और 3 इन रिएक्शंस को कंपेयर करना होगा, सेकेंड और थर्ड को। समझ में आ रहा है आपको ये? Yes, sir. अब इनके कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं, 0.50 by 1 और इसका ऑर्डर हमने x सपोज किया है। तो इस केस में रेट कितना है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे सॉल्व करके बताएंगे कि x कितना हो रहा है। बोलिए x कितना आ रहा है? तो 0 आएगा। बिल्कुल सही, x 0 आएगा। इस तरीके से हमने a किया। अब हम B2 करते हैं, तो B2 करते समय हमको
ए को कांस्टेंट रखना है, यानी कौन से केसेस हो गए? थर्ड केस। 2 स्टेप चाहिए ना, फर्स्ट और सेकंड। 1 2 होगा। तो ये कितना हो रहा है? 0.50 से ये 1 हो रहा है और इसकी पावर हो रही है y इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -4 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। कर दें सॉल्व, y कितना आ रहा है? ये 1/2 पावर y और ये हो गया 1/2। कितना? 1। यानी इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? 1। तो ये हमने ऑर्डर निकाला। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में दिखाया था, रेट इज इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 और B2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। ये हमारी बन गई। टोटल ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 0 यानी 1। समझ आया? यस। कर लीजिए कॉपी, अगला क्वेश्चन आपको करना है। हो गया कॉपी? सर एक मिनट। Yes, sir. इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये वाला। देखिए मैंने रिएक्शन दी है 2NO + Cl2 is 2NoCl, इसके रेस्पेक्ट में x, इसके रेस्पेक्ट में y लिया है। करिए सॉल्व इसको जरा, कितना आ रहा है ऑर्डर।
हो गया भाई सबका सॉल्व? यस सर। क्या आ रहा है बताइए? x x x is का equal 2 to 2 और y y equal का to 1। 1। इसमें ये कांस्टेंट था ये, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में 2 और इसके रेस्पेक्ट में 1। सबका मैच कर रहा है आंसर? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? तो फाइनल रेट किसकी होती है? तो मतलब एवरेज होती है। तो फाइनल रेट मतलब समझा नहीं मैं। सर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो ये हो गया, ये हो गया। सर आप x का बता सकते हो एक बार? कर देते हैं 0.01 अपॉन 0.02 की पावर x, 2.4 into 10 to the power minus 4 अपॉन 9.6 into 10 to the power minus 2। तो सॉल्व करिए, कितने टाइम जाएगा? 1/4। ये 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको आप देखिए। हाँ सर, हाँ सर। बस हो गया, फाइनल रेट हमारा ये लिखा जाएगा। हो गया, समझ आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस करनी है हमको बहुत सारे क्वेश्चंस की, और फिर आपको इंडिविजुअल ऑर्डर का डिराइव करके बताएंगे। ठीक है, याद रखिए। एनओ के हाँ सर मतलब एनओ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर पे डिपेंड करता है रेट और सीएल2 जी पे। सर, ठीक है गाइस, चलो ओके, गुड बाय।